सीसीटीवी सुरक्षा कैमरे सेंधमारी और वाहन चोरी जैसे अपराधों के खिलाफ एक प्रमुख उपाय के रूप में काम करते हैं। अक्सर अपराधी कैमरे में आते हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाती। कुछ लापता लोगों के मामलों के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जहां वे सुरक्षा फुटेज में दिखते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते। 47 वर्षीय पामेला बटलर को 14 फरवरी 2009 के बाद से उनके परिवार और दोस्तों ने न तो देखा है और न ही उनसे कोई संपर्क हुआ है। पुलिस ने उनके बॉयफ्रेंड जॉस रॉड्रिगेज क्रूज को हिरासत में लिया है क्योंकि उन्हें उसकी गुमशुदगी का जिम्मेदार मानती है। उनके शक तब पैदा हुए जब उन्होंने पामेला के घर की सीसीटीवी फुटेज देखी और जो उन्होंने देखा उससे उन्हें तुरंत शक हुआ कि इसमें कोई साजिश शामिल है। अपनी गुमशुदगी वाले दिन पामेला को अपनी माँ, थेमा और रॉड्रिगेज क्रूज के साथ वैलेंटाइन डिनर करना था, लेकिन वह नहीं आई। एक गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज हुई, पर जांच में कोई जानकारी नहीं मिली। 2016 में पामेला को आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया। तब पता चला कि रॉड्रिगेज क्रूज एक ही समय में 2 महिलाओं से शादीशुदा था और उसकी पहली पत्नी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पामेला के घर की सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि रॉड्रिगेज क्रूज वहां आया और 4 दिनों के दौरान कई बार घर के अंदर और बाहर गया। माना जाता है कि इसी दौरान वो सबूतों को ठिकाने लगा रहा था। हालांकि उसका दावा था कि पामेला ने उनका रिश्ता खत्म कर दिया था और वो सिर्फ अपना सामान लेने के लिए बार बार घर लौट रहा था। रॉड्रिगेज क्रूज को पामेला और अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया और आरोपित किया गया और दोषी ठहराए जाने के बाद उसे 52 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पामेला कभी नहीं मिली, लेकिन अब पुलिस ने उसका मामला बंद कर दिया है। 19 नेब्रास्का के प्लेट्समाउथ म्यूजियम की सीसीटीवी फुटेज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि निर्जीव वस्तुएं भी प्रेतवादित हो सकती है, क्योंकि कैमरे ने असंभव सी चीज रिकॉर्ड की। जिस म्यूजियम की चर्चा है उसका नाम म्यूजियम ऑफ शैडोज है, जिसे डेमोनोलॉजिस्ट नैट रेडमैन और उनकी पत्नी स्पिरिचुअल मीडियम केट ने बनाया। दोनों मिलकर दुनिया भर से ऐसी वस्तुएं इकट्ठा करते हैं और प्रदर्शित करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रेतवादित है, और यह म्यूजियम जल्दी ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तक उन्होंने 3000 से ज्यादा वस्तुएं जमा कर ली थी। इनमें वे गुड़ियाएं शामिल थी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे खुद ब खुद हिलती हैं, ओइजा बोर्ड्स, और यहाँ तक कि ऐसा फर्नीचर भी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका संबंध अलौकिक शक्तियों से है। अतीत में मेहमानों ने अनुभव किया कि दरवाजे अपने आप खुलते हैं और वस्तुएं अचानक ऐसे हिलती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। एक बार एक आगंतुक ने बताया कि उसे किसी अदृश्य चीज ने खरोच दिया। नेट और केट के लिए ये रोजमर्रा के अनुभव है, लेकिन बहुत से लोग इस डर से म्यूजियम से दूर रहते हैं कि कहीं कुछ उनके साथ चिपक ना जाए इससे पहले कि वे इमारत छोड़ें। म्यूजियम की ऊर्जा को डरावना कहा जाता है और सीसीटीवी फुटेज पर विश्वास करें तो ये हैरानी की बात नहीं। 2018 की एक सुबह जब म्यूजियम अभी बंद था तो एक कमरे की रिकॉर्डिंग कर रहे सीसीटीवी कैमरों में मानो कोई अलौकिक गतिविधि उसी वक्त कैद हो गई हो। कमरे में कई चीजें भरी हुई है, जैसे एक ताबूत, एक बच्चे की ऊंची कुर्सी और एक गेंद जो जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर गेंद अचानक हवा में उड़ जाती है, जैसे किसी आत्मा ने उसे उठा लिया हो, और कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि कोई भूत उससे खेल रहा था। क्या सच में ऐसा ही है? ये अब भी अज्ञात है, लेकिन कभी भी इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिला। 18 नुथरुंगाई, जिसे स्थानीय लोग रुंगाई भी कहते हैं, केन्या के कड़ुआदो काउंटी में है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि वे फरवरी 2026 में वहां हुई अपराधों की एक श्रृंखला की जांच शुरू करें, और उन्होंने संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई है। एक फुटेज में कुछ लोगों के एक समूह को सड़कों पर घूमते हुए देखा जा सकता है जो अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वे उस घर की पहचान कर लेते हैं जिसमें वे घुसना चाहते हैं, वे एक सीढ़ी निकालते हैं जिसे वे घर की बाहरी दीवार के सहारे टिका देते हैं।
फिर वे बारी बारी दीवार चढ़कर मालिक के आंगन में पहुंचते हैं और घर में घुसने की कोशिश करते हैं। ये एक डरावना वीडियो है जो दिखाता है कि जब इलाके के निवासी गहरी नींद में होते हैं तब वहां क्या हो रहा है। एक वीडियो में एक आदमी को नंगे हाथ पैर से दीवार चढ़ते दिखाया गया है। एक बड़ा जर्मन शेफर्ड कुत्ता गुस्से में भौंकता है, लेकिन वह बिना डरे चोरी करता रहता है। एक और वीडियो में चोर ने अपने चेहरे को नाक तक मास्क से ढक रखा है और वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता कि वो कैमरे पर है। चूंकि इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए संभावना है कि ये चोरी तब तक जारी रहेंगी जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और इनके घिनौने अपराधों की सजा नहीं दी जाती। कुछ घरों को लगातार 2 रातों तक निशाना बनाया गया, जिससे इलाके के निवासी बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि चोर अगली बार कब और कहां हमला करेंगे। आशा की जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज से कुछ संदिग्धों की पहचान हो सकेगी और अंततः उन्हें पकड़ लिया जाएगा। 17 2014 में 23 साल की कियारा स्टब्स बर्मिंघम अलबामा में रह रही थी और उन्हें अपनी कार के ब्रेक्स में परेशानी हो रही थी। उसने अपने भाई को बताया कि उसके जान पहचान के एक आदमी ने उसकी मदद की पेशकश की है और पूछा कि क्या वह उसे अपने कार्यस्थल तक छोड़ सकता है। कियारा ने उसके बच्चों के बाल पहले काटे थे, इसलिए वह उस पर भरोसा कर सकी। उसके भाई ने सहमति दी और कियारा को 5 पॉइंट्स वेस्ट बूस्ट मोबाइल स्टोर ले गया, जहां वो आदमी काम करता था। उस आदमी ने कियारा से कहा था कि वो उसके ब्रेक ठीक करवाने के पैसे देगा, लेकिन फिर मामले ने अजीब मोड़ ले लिया। वो आदमी कुछ मिनट बात करते हैं, फिर सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कियारा पास खड़ी बरगंडी क्राइसलर के पास जाती है। वह ड्राइवर से कुछ सेकंड बात करती है और फिर कार के पैसेंजर साइड पर जाकर उसमें बैठ जाती है। इसके बाद कार पीछे हटती है और वहां से चली जाती है और तब से कियारा लापता है। 2025 में एंसली समुदाय के टेरेस साउथ पर एक संपत्ति की पुलिस ने तलाशी ली थी, जब तलाशी वारंट जारी किया गया था, लेकिन जांचकर्ताओं ने बाद में बताया कि उन्हें कोई नया सबूत नहीं मिला। फुटेज में कार चलाते दिखे लॉरेंस डडली की पहचान कर उनसे पूछताछ हुई, लेकिन उन्हें कभी पकड़ा नहीं गया। जांचकर्ताओं ने कहा कि कियारा की गुमशुदगी में किसी पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और 16 साल बाद भी उसका भाग्य अज्ञात ही है। जो भी व्यक्ति उसके मामले में कोई नई जानकारी रखता है या पुलिस को उसे ढूंढने में मदद कर सकता है, उससे अनुरोध है कि वह बर्मिंघम पुलिस विभाग से 205, 254, 1782 पर या क्राइम स्टॉपर्स से 205, 254, 7770 7 पर संपर्क करें। 16 2026 में 20 वर्षीय ल्यूक जॉली ड्यूरोशर को आखिरी बार देखे जाने के 15 साल पूरे हो जाएंगे। उनका परिवार अब भी आशावादी है कि एक दिन उन्हें उनकी गुमशुदगी के बारे में कुछ जवाब मिलेंगे और उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जो उनके मामले के सुलझने में मददगार जानकारी देगा, बड़ी नकद इनाम देने की घोषणा की है। ल्यूक मूल रूप से टेमिस्कामिंग, क्यूबेक, कनाडा से हैं, लेकिन उनकी गुमशुदगी नॉर्थ बे, ओंटारियो में हुई थी। 4 मार्च 2011 को वह रात में बाहर गए थे और लगभग 11:54 बजे मेन और वाइल्ड स्ट्रीट्स के कोने पर स्थित सेसिल्स बार जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण वापस भेज दिया गया था, जबकि अन्य रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मना करने का कारण अज्ञात है। उन्हें वहां से निकलते और गलत दिशा में मुड़ते देखा गया। फिर उन्हें अपनी गलती समझ आई। जब 2 दिन बाद भी वो घर नहीं लौटे तो उन्हें लापता घोषित कर दिया गया और जांच शुरू की गई। उस रात 8:51 बजे उन्होंने अपने पिता को एक संदेश भेजा था और उसके बाद से उनका फोन इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनके बैंक खाते भी वैसे ही हैं, लेकिन उनका बैंक कार्ड 15 मार्च को शेरब्रुक स्ट्रीट के 500 ब्लॉक में मिला था और उसे पुलिस को सौंप दिया गया था। उस इलाके में तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और ल्यूक के परिवार ने
उसके ठिकाने की जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम देने की घोषणा की है। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल भूरे हैं, आंखें भी भूरे रंग की है, उनकी लंबाई 5 फीट 8 इंच है और उस समय उनका वजन 150 पाउंड था। 2011 में उनके ऊपरी दांतों पर ब्रेसेस थे और जांचकर्ताओं ने बताया कि वे ल्यूक की बैंगनी बेल्ट की तलाश कर रहे थे जो अब तक नहीं मिली। जो भी व्यक्ति ल्यूक के मामले में कोई जानकारी रखता है उससे अनुरोध किया जाता है कि वह नॉर्थ बे पुलिस विभाग से संपर्क करे। नंबर है 705-497-555515। उत्तरी आयरलैंड की पुलिस ने जनता से मदद की अपील की है ताकि 29 वर्षीय नताली गैलाघर का पता लगाया जा सके, जिन्हें 4 मार्च 2026 को सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद से उनके किसी भी प्रियजन ने नहीं देखा है। फुटेज से ली गई तस्वीरें अब जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई है, इस उम्मीद में कि कोई नताली को पहचान लेगा और पुलिस को उनकी आखिरी ज्ञात लोकेशन के बारे में सूचित करेगा। ये फुटेज अमेलिया स्ट्रीट, बेलफास्ट सिटी सेंटर में रात 8:30 बजे कैमरे से रिकॉर्ड हुई थी। इसमें दिखाया गया है कि नताली कीलन के घर की ओर जा रही हैं और उनके साथ 2 पुरुष हैं। ये अब तक अज्ञात है कि उन दोनों पुरुषों का पता लगाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है या नहीं, या फिर वे और नताली एक दूसरे को जानते थे या नहीं। माना जाता है कि उस दिन नताली डेरी से बेलफास्ट जाना चाहती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के बाद भी उनकी गतिविधियां रहस्य बनी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार ये स्पष्ट नहीं है कि नताली बेलफास्ट ट्रेन, कोच या दोनों पुरुषों के साथ यात्रा करना चाहती थी और कोई अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। पुलिस ने अनुरोध किया है कि जिसने भी उस दिन नताली को देखा हो वह आगे आए ताकि उनकी आखिरी गतिविधियों को अपडेट किया जा सके। फुटेज में नताली ने सफेद शर्ट, काला कोट, काली पैंट और काले बूट्स पहने हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि हर गुजरते दिन के साथ वे नताली की भलाई को लेकर और अधिक चिंतित होते जा रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि जनता से मिलने वाले हर सुराग की वे पूरी तरह से जांच करेंगे ताकि नताली को सुरक्षित उसके परिवार के पास लौटाया जा सके। अगर आपके पास ऐसी कोई मददगार जानकारी है तो आपसे अनुरोध है कि आप आपातकालीन नंबर 101 पर कॉल करें और संदर्भ संख्या 1209 1,20,905 0326 बताएं। 14 कॉर्टनी लेक्स ने सेंट लॉरेंस, न्यूफाउंडलैंड में बचपन बिताया और हमेशा अपनी आज़ाद सोच के लिए जानी जाती थी। कॉर्टनी और जेसन पाइक किशोरावस्था में मिले थे और बाद में उनका एक बेटा हुआ। इसके बाद कोर्टनी की मुलाकात फिलिप स्मिथ से हुई, जो सभी के अनुसार एक जहरीला रिश्ता था। उसने कोर्टनी पर हमला किया, पुलिस में रिपोर्ट हुई और उनका रिश्ता वहीं खत्म हो गया, पर स्मिथ ने इसे नहीं माना। उसने कोर्टनी की तस्वीरें नए बॉयफ्रेंड को भेजी और फिर उसकी पुलिस में शिकायत हुई। कोर्टनी को स्मिथ के खिलाफ पीस बॉन्ड मिला, जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जैसा है। इस खबर से स्मिथ परेशान हुआ और उसे 4 दिन हेल्थ केयर फैसिलिटी में रखा गया। उसने कोर्ट में उस आदेश को हटवाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसने फिर उस आदेश का उल्लंघन किया और 5 जून 2017 को एक ही दिन में कोर्टनी से 33 बार संपर्क किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया जब वह उसके परिवार के घर के पास से गाड़ी चलाकर गुजरा। उसे गिरफ्तार किया गया और उस पर उसके खिलाफ किए गए सभी अपराधों का आरोप लगाया गया और उसे फिर से उससे संपर्क न करने के लिए कहा गया। कोर्ट रूम छोड़ने के 4 घंटे बाद कोर्टनी गायब हो गई। वह और उसका नया बॉयफ्रेंड उसके बेटे को तैराकी क्लास ले गए और उसके बाद उसे घर पर छोड़ दिया गया। एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया और रॉयल न्यूफाउंडलैंड कांस्टेबलरी ने जांच शुरू की। उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए गए जहां कोर्टनी ने कुछ सामान खरीदे थे, लेकिन किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी। 27 जून को स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया गया जब उसे एक बार में शराब पीते हुए देखा गया, जो कि उसके लिए मना था। उसके घर की तलाशी ली गई और सबूत जुटाए गए, लेकिन पुलिस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्हें वहां क्या मिला। 30 जून को घोषणा हुई कि कोर्टनी की गुमशुदगी में आपराधिक कृत्य की आशंका है और मेजर क्राइम्स यूनिट ने जांच संभाली। 2 जुलाई को टोरबेमेंस पॉन्ड में कोर्टनी की एक वस्तु मिली और स्मिथ ने माना कि उसने गुमशुदगी वाले दिन उसे अपनी गाड़ी में बैठाया था। इसके बाद के वर्षों में
कई और इलाकों में तलाश की गई, लेकिन कोर्टनी कभी नहीं मिली। अब जब स्मिथ की मृत्यु हो गई है तो वह कोर्टनी के ठिकाने की जानकारी संभवतः अपने साथ ले गया। जो भी व्यक्ति उसके मामले में और जानकारी जोड़ सकता है उसे रॉयल न्यूफाउंडलैंड कंस्टेबलरी से 709 729 8000 पर संपर्क करना चाहिए। 13 कभी कभी लगता है जैसे कोई लापता व्यक्ति बस गायब हो गया हो और फिर कभी न दिखे। यही मामला 24 वर्षीय काइल फ्लेशमैन की गुमशुदगी में है, जिसे 9 नवंबर 2007 के बाद से न तो देखा गया है और न ही उसकी कोई खबर मिली है। हालात तब और बिगड़ गए जब उसके माता पिता को लगा कि वह साजिश का शिकार हुआ है और उसके अवशेष उसी कॉम्प्लेक्स के नीचे दफन है जो उसकी गुमशुदगी के वक्त बन रहा था। लेकिन यह कभी साबित नहीं हो पाया और सिर्फ एक अटकल ही बनी हुई है। नवंबर 2007 में काइल और उसका परिवार शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना में रह रहे थे और 9 नवंबर को उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ रात में बाहर जाने का फैसला किया। वे कॉमेडी शो देखकर रात बकेट सैलून में खत्म की, जहां उसे सुरक्षा कैमरे ने रिकॉर्ड किया। इसके बाद उसे सीसीटीवी फुटेज में कॉलेज स्ट्रीट पर चलते हुए देखा गया, जो 6ठी स्ट्रीट की ओर जा रहा था, एक रेस्टोरेंट के पास जिसका नाम फ्यूल पिज्जा था। ये आखिरी बार था जब उसे देखा गया था। सीसीटीवी से ली गई तस्वीरें सार्वजनिक हुईं, लेकिन उसकी मौजूदगी का कोई विश्वसनीय गवाह अब तक नहीं मिला। एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में मुख्य जासूस ने कहा कि पुलिस काइल के मामले में हैरान है, क्योंकि उन्हें कोई नया सुराग या सबूत नहीं मिला जिससे पता चले उसके साथ क्या हुआ। यह सुझाव दिया गया है कि वह डकैती का शिकार हुआ था और उसकी गुमशुदगी के लिए डाकू जिम्मेदार हैं, लेकिन ये भी साबित नहीं हुआ है। काइल का मामला अभी भी खुला है, लेकिन सबूतों की कमी से ये ठंडा पड़ गया। जो भी व्यक्ति पुलिस को काइल को खोजने में मदद कर सकता है उसे शार्लोट मैक्लेनबर्ग पुलिस विभाग से 704 336 4978 पर संपर्क करना चाहिए। काइल नामा का केस नंबर है #MP 2456। 12 29 वर्षीय पेगी मैग्वायर के गायब होने का मामला ऐसा है जिसने उसके परिवार और जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया है। सीसीटीवी सबूत हैं जो एक संभावित संदिग्ध को दिखाते हैं, लेकिन उनकी कभी पहचान नहीं हो पाई और पेगी अब भी लापता है। 2015 में पेगी यूफौला ओक्लाहोमा की निवासी थी, जहां उन्हें बाहर समय बिताना, मछली पकड़ना, कैंपिंग करना और अपनी बकरियों के झुंड की देखभाल करना बहुत पसंद था। वह थॉमस मैकिन्टॉश नाम के एक व्यक्ति के साथ एक प्रताड़नापूर्ण रिश्ते में पड़ गई और उनके खिलाफ सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के बावजूद वह जल्द ही गर्भवती हो गई और वे दोनों साथ रहने लगे। वे दोनों नई शुरुआत करने के लिए इंडियाना चले गए, लेकिन मैकिन्टॉश का अपमानजनक व्यवहार और भी खराब होता गया। जब उसने उसका गला दबाया तो उसने ओक्लाहोमा वापस जाने का फैसला किया, जहां वह अपनी मां के साथ रहने लगी। हालांकि मैकिन्टॉश ने उसे एक बार फिर लौटने के लिए मना लिया और वो उसके और उनके बेटे के साथ रहने के लिए ओक्लाहोमा वापस आ गया। नर्सिंग स्कूल से स्नातक के बाद उसे वेलिंगटन हिल्स नर्सिंग सेंटर में नौकरी मिली और वो रिचर्ड से मिलने लगी, जबकि मैकिन्टॉश से बचने की योजना बना रही थी। 16 नवंबर 2015 को उसने अपनी शिफ्ट पूरी की, जिसके बाद उसने अपने बेटे को स्कूल छोड़ दिया। अगले दिन तक वह लापता थी और उसका ट्रक उसके घर के पास एक बार की पार्किंग में मिला। सीसीटीवी फुटेज में किसी को ट्रक को पार्किंग में लाते और वही छोड़ते हुए दिखाया गया। फुटेज इतनी धुंधली थी कि पहचान नहीं हो पाई। मैकिन्टॉश ही एकमात्र संदिग्ध है, पर उसकी दोषिता साबित नहीं हुई और पैगी का मामला अब भी अनसुलझा है। उसकी तलाश में मददगार जानकारी देने वाले को $1.5 लाख का इनाम दिया जा रहा है और किसी के पास ऐसी कोई जानकारी हो तो वह मैकिन्टॉश काउंटी शेरिफ कार्यालय से 918 पर संपर्क करे। 689 2526 या ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से 918 423 672 पर संपर्क करें। कई सीसीटीवी फुटेज मिली हैं जिनमें 18 वर्षीय थियो हियास की आखिरी बार देखी गई गतिविधियां दिखाई देती है, जो 31 मई 2019 से लापता है।
लेकिन इसके बावजूद उनका कभी पता नहीं चल पाया। थियो, जो बेल्जियम से थे, 2018 में ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे थे और अगले साल 31 मई को उनके लापता होने से ठीक पहले उन्हें न्यू साउथ वेल्स के चीकी मंकीज नाइट क्लब के अंदर सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। 6 जून को परिवार से संपर्क न होने पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पुलिस से संपर्क कर थियो को लापता घोषित कराया। उनका सामान हॉस्टल के कमरे में मिला और मोबाइल से पता चला कि वो आखिरी बार केप बायरन में था। उनकी टोपी बाद में टैलो बीच में मिली और उनके फ़ोन के गूगल डेटा से पता चला कि बार में बहुत ज़्यादा नशे में होने के कारण बाहर निकाले जाने के बाद उन्होंने गलत दिशा में मुड़ गए थे। उन्होंने कई बार फ़ोन पर रास्ता खोजा, लेकिन और भटकते गए और बताई गई दिशा के उलट चलते रहे। आखिरकार वे घने जंगल पहुंचे, कभी दौड़ते और रास्ता भटकने पर टोपी भी खो दी। उनका फ़ोन रात 1-2 बजे बंद हो गया था और उसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। तलाश करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला है और जो भी उनकी केस को सुलझाने में मदद कर सके उसके लिए $5 लाख का इनाम रखा गया है। अगर आपके पास थियो के केस से जुड़ी कोई और जानकारी है तो कृपया बायरन बे पुलिस विभाग से संपर्क करें। नंबर है 2685-949-1030। 2 साल के चार्ड गिब्सन 19 दिसंबर 2015 को अचानक गायब हो गए थे। शुरुआत में लगा था कि न्यूक्वे, कॉर्नवॉल, इंग्लैंड के सेंट्रल पब की सीसीटीवी फुटेज से सबूत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके परिवार ने बताया कि वह सुबह 10:30 या 3:00 बजे घर से निकला था। उसके गायब होने वाले दिन और सीसीटीवी फुटेज में उसे ईस्ट स्ट्रीट पर फ्रैंकी एंड बेनी के रेस्टोरेंट के पास से ट्रिनिटी स्ट्रीट की दिशा में शाम 5-10 बजे जाते हुए देखा गया। ये तस्वीरें उसकी आखिरी गतिविधि दिखाती हैं। इसके बाद वो कभी नहीं दिखा। पुलिस उन 2 लोगों से पूछताछ करना चाहती है जो शाम 5-10 बजे फुटेज में उसके साथ दिखे थे। उन्हें संदिग्ध नहीं कहा गया क्योंकि वे बाद में बार में लौट आए थे, जबकि चैड करीब 6:00 बजे अकेले चला गया था। बाद में पता चला कि चैड का बार छोड़ने से ठीक पहले कुछ लोगों के एक समूह से झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसकी एक फोटो भी ली थी। वीडियो में दिख रहे दोनों लोगों की आखिरकार पहचान कर ली गई और उन्हें संदिग्धों की सूची से बाहर कर दिया गया। और सुराग या सबूत न मिलने पर डेवॉन और कॉर्नवाल पुलिस ने अनुरोध किया है कि चैड के मामले में जानकारी हो तो आपातकालीन नंबर 1 पर संपर्क करें। 18 मार्च 1990 को 2 लोग बोस्टन के इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में घुसने में कामयाब हो गए और अब तक का सबसे महंगा म्यूजियम डकैती को अंजाम दिया। वे 12 मास्टरपीस पेंटिंग्स लेकर भाग निकले, जिनमें से 3 रेम्ब्रांड द्वारा बनाई गई थी और 5 एडगर डिगास द्वारा बनाई गई थी। गायब कलाकृतियों की कीमत करीब $500 मिलियन थी और संदिग्धों की पहचान या चोरी पेंटिंग्स का पता बताने वाले को $5 मिलियन इनाम की घोषणा हुई थी। इतने बड़े इनाम के बावजूद कभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और ना ही कोई पेंटिंग अब तक मिली है। अजीब बात है कि म्यूजियम की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें दोनों चोर चोरी से एक दिन पहले आते दिखे, घटना के 25 साल बाद 2015 में सार्वजनिक की गई। उम्मीद की जाती है कि कोई व्यक्ति अपराधियों को पहचान लेगा और पुलिस से संपर्क करेगा ताकि आखिरकार उन्हें हिरासत में लिया जा सके। फुटेज में एक लाल हैचबैक दिखती है जिसे भागने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अधिकारी इसकी पहचान करने वालों से अपील कर रहे हैं। उस रात ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड के अनुसार दोनों आदमी पुलिस अधिकारी के रूप में वेश बदलकर आए थे और उन्होंने दावा किया कि वे म्यूजियम में किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने आए हैं। उसने उन्हें इमारत के अंदर जाने दिया, यह जाने बिना कि वे अगले 24 घंटों के भीतर करोड़ों डॉलर की कलाकृतियां चुराने वाले हैं। उन्होंने कभी कोई हथियार नहीं दिखाया और पुलिस को भी चोरी होने के बाद ही इसकी जानकारी मिली, जिससे चोरों को भागने के लिए पूरा समय मिल गया। कभी भी किसी संदिग्ध का नाम नहीं लिया गया और यह इतिहास की सबसे बड़ी म्यूजियम चोरी बना हुआ है। 8. 2016 में अवोंडेल, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड की पुलिस ने इलाके में बैंक डकैती करने वाले
कई संदिग्धों की सीसीटीवी फुटेज जारी की थी, लेकिन फुटेज बहुत साफ होने के बावजूद उनकी कभी पहचान नहीं हो पाई। दोनों डकैतियां 4 महीने के अंतराल में उसी बैंक में हुई थीं। पहली डकैती उस साल 11 दिसंबर को हुई थी, जब पहला डाकू ग्रेट नॉर्थ रोड स्थित वेस्ट फोर्स क्रेडिट यूनियन को निशाना बनाया था और उस समय इमारत में कई लोग मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को आदमी का वर्णन किया, पर उसने कपड़ों से चेहरा छुपाया था और पहचान नहीं हो पाई। हालांकि यह देखा गया कि उसके चेहरे पर प्लास्टर लगे हुए थे और उसका बांह स्लिंग में थी। गवाहों ने बताया कि वह पहचान छुपाने को धूप का चश्मा पहने था। उसने अपने हथियार को छुपाने के लिए स्लिंग का इस्तेमाल किया, जिसे उसने काउंटर के पास पहुंचने के बाद निकाला, और जब उसने जितना पैसा इकट्ठा कर सकता था कर लिया, वह पैदल ही भाग गया। 4 महीने बाद उसी बैंक में फिर डकैती हुई। 12 अप्रैल को एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर बंदाना बांध रखा था, उसी तरीके से बैंक में आया और एक टेलर के पास बंदूक निकालकर पहुंचा। वह चश्मा भी पहने हुए था, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि यह वही आदमी था या कोई और डाकू। बिल्डिंग से भागने के बाद उसे बैंक के बगल में स्थित ड्राइववे से दौड़ते हुए देखा गया और उसे पकड़ा नहीं जा सका। दोनों डकैती 1 मिनट से कम समय में हुई। पुलिस ने कहा कि ये घटनाएं जुड़ी हो सकती हैं, पर डाकू वही थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। अगर आप इस फुटेज में दिख रहे लोगों को पहचानते हैं तो आपसे अनुरोध है कि एवनडेल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से 092138448 पर संपर्क करें। 7. इंटरनेट पर अफवाहों के कारण 31 साल के केलेब पैरेट के लापता होने के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी फैलाई गई है, जो 31 मई 2026 को एडमंटन, एल्बर्टा, कनाडा से गायब हो गए थे। कुछ स्रोतों ने गलत बताया कि वे मृत मिले हैं। एडमंटन पुलिस सर्विस की रोजाना अपडेट्स के अनुसार वे अब भी उनकी तलाश में हैं। ये अभी भी अज्ञात है कि ये अप्रमाणित रिपोर्टें कहां से आईं, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि ये असत्य है। कालेब को आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था जब वह शाम करीब 6:45 बजे टनागोर क्लोज के आसपास घूम रहे थे। इसमें दिखाया गया है कि वह ऐसा करते हुए फोन देख रहे हैं। पुलिस ने इलाके के निवासियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी सुरक्षा फुटेज की जांच करें। हो सकता है कि उस दिन उसमें कालेब कैद हो गया हो। आशा है कि आखिरी बार देखने के बाद उसकी गतिविधियां ठिकाने तक पहुंचने में मदद करेंगी। उसके परिवार ने बताया है कि वह हमेशा उनसे संपर्क में रहता है और इसलिए उसका गायब होना बहुत असामान्य है। इससे चिंता है कि उस दिन उसके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन फिलहाल किसी आपराधिक वारदात की आशंका नहीं है। वीडियो में केलिब ने डार्क हुड जैकेट, खाकी पैंट, काली बेसबॉल टोपी और काले जूते पहने हैं। उनका वर्णन किया गया है कि उनके बाल भूरे हैं, आंखें हेजल रंग की है और उनकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है। उन्हें दाहिने हाथ की घड़ी और ट्राइसेप्स की ज्वाला के टैटू से पहचाना जा सकता है। उनके गायब होने से पहले उनकी योजनाएं ज्ञात नहीं थी, इसलिए फुटेज में आखिरी बार दिखने के बाद उनकी दिशा किसी को नहीं पता। जिसके पास भी केलिब का कोई फुटेज है या उसके मामले से जुड़ी कोई और जानकारी है, वह एडमंटन पुलिस सेवा से संपर्क करे 7804234567 पर। वे मोबाइल फोन से #37 भी डायल कर सकते हैं। 46 वर्षीय जो वॉरेन के लापता होने के बाद 6 सीसीटीवी फुटेज जारी की गई थी, जो उस साल 25 जुलाई को घर नहीं लौटे थे और तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा है। उस समय वॉरेन इंग्लैंड के ईस्ट लंदन के हैकनी में अपनी बहन रोजी के साथ रह रहे थे, जिन्होंने तब से कई बार जनता से जानकारी मांगी है। वे दोनों 10 साल से ज्यादा साथ रहे और रोजी ने एक मीडिया आउटलेट को बताया कि उनके भाई को आखिरी बार 25 जुलाई को सुबह करीब 9:30 बजे हैकनी मार्शेस के मार्चगेट ब्रिज के पास देखा गया था। बाद में जांचकर्ताओं को मिली सीसीटीवी फुटेज में वॉरेन को मार्चगेट ब्रिज के आउटकमिंग से बाहर निकलते और कैमरे के सामने शांत नजर आते देखा गया। इसके बाद वे कहां गए ये रहस्य है और इसी कारण पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई। उन्होंने नहीं बताया कि वे वॉरेन के मामले में साजिश की आशंका रखते हैं या नहीं,
परिवार जवाबों के लिए बेताब है। पूर्वी लंदन के कई इलाकों में तलाशी और पूछताछ हुई कि क्या किसी ने फुटेज के बाद जो को देखा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और उनका भविष्य अब भी अज्ञात है। उनके परिवार ने उनके मामले के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई इलाकों में पोस्टर लगाए हैं, लेकिन अब तक कोई भी अतिरिक्त जानकारी लेकर सामने नहीं आया है। एपिंग फॉरेस्ट में भी तलाशी अभियान चले, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहन कहती है उसके बाल छोटे, भूरे और ऊपर से झड़ रहे हैं। वह 6 फुट 3 इंच लंबा है और उसकी काया पतली है। वीडियो में वह एक छलावरण जैकेट, हरे पैंट और सफेद सोल वाले काले जूते पहने हुए है। अगर आपने जो को देखा है या जानते हैं कि वह कहां हो सकता है, तो कृपया इमरजेंसी नंबर 101 पर कॉल करें और सूचना दें। कोडिंग केस नंबर 23 MIS 025447। 5 लगभग सुबह 6:00 बजे 9 मई 2026 को लंदन के स्टॉकवेल से एक ट्रेन में एक आदमी ने एक भयानक घटना का सामना किया, जिसका अब तक समाधान नहीं हुआ है। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास 2 आदमी आए जिनकी मंशा साफ तौर पर गलत थी। एक आदमी ने अचानक उसकी बगल वाली सीट पर रखा बैग पकड़ा, लेकिन उसने उसमें अपनी निजी चीजें होने के कारण तुरंत बैग वापस खींच लिया। लुटेरों को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस पर बोतलों से हमला किया। झगड़ा लंदन विक्टोरिया स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया और भीड़ जुटने पर दोनों हमलावर भागने को मजबूर हो गए। पीड़ित को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। उसकी चोटों में जबड़ा टूटना और सिर पर कट लगना शामिल था। सीसीटीवी कैमरों ने दोनों लुटेरों को स्टेशन छोड़ते हुए कैद कर लिया और इन तस्वीरों को जनता के लिए जारी कर दिया गया है, ताकि अगर कोई इन दोनों में से किसी को पहचानता हो तो जानकारी दे सके। एक ने हरे रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ है और दूसरा काले रंग की हुडी, काली जीन्स और काले बूट पहने हुए है। 8 मार्च 2026 को ऑक्सफोर्ड सर्कस अंडरग्राउंड स्टेशन पर हुई एक अलग घटना में भी सीसीटीवी तस्वीरें जारी की गई हैं। करीब 3:15 बजे 2 लोगों ने एक आदमी का फोन छीनने की कोशिश की जब वह ट्रेन से उतरा। 2 ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने घटना देखी और दोनों का सामना किया। उन पर हमला हुआ और अपराधी आसानी से भाग गए। सीसीटीवी में उनके चेहरे दिख रहे हैं। तस्वीरें सार्वजनिक हो चुकी है और उम्मीद है जल्दी हिरासत में लिए जाएंगे। इनमें से किसी भी अपराध के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध है कि वह क्राइम स्टॉपर्स को 800-00-555-1111 पर कॉल करे। 9 जून 2026 को इंग्लैंड के चेल्सी में स्थित फ्रॉडशम की पुलिस ने 71 वर्षीय पीटर कॉनवे की गुमशुदगी के बारे में जानकारी के लिए सार्वजनिक अपील की, जिनके परिवार को उनकी भलाई को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि अपनी गुमशुदगी के दिन पीटर एरेडल ड्राइव इलाके से फ्रॉडशम की ओर सटन वीवर की दिशा में पैदल चले थे। जब वह उस शाम घर वापस नहीं लौटे तो उनके परिवार को चिंता हुई और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। माना जाता है कि जब वह लापता हुए तब भी पैदल थे, लेकिन उनकी गुमशुदगी की परिस्थितियां अब भी रहस्य है। सीसीटीवी कैमरों में दिखने के बाद यह पता नहीं चला कि वे किस दिशा में गए, इसलिए पुलिस ने अनुरोध किया है कि जिसने भी उस दिन पीटर को देखा हो वे संपर्क करे। अगर वे उस दिन किसी अलग इलाके में उनकी मौजूदगी साबित कर पाते हैं तो उनकी गतिविधियों की समय रेखा बन सकती है, जिससे पीटर को ढूंढने और परिवार के पास लाने में मदद मिलेगी। उनके परिवार ने भी सीधे उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। उनसे अनुरोध किया है कि वे उनसे संपर्क करें और बताएं कि वे ठीक हैं। अगर ऐसा है, वो एक ग्रे टी शर्ट, काले पफर स्टाइल जैकेट, नीले जॉगिंग पैंट, वॉकिंग शूज पहने हुए है और उसकी पीठ पर एक बैकपैक है। जिस किसी ने भी पीटर को देखा है उससे अनुरोध है कि वह केस रेफरेंस नंबर IML 234617 का हवाला देते हुए चेशायर पुलिस सेवा से 101 पर संपर्क करे। 3. संदिग्ध को 24 वर्षीय एलिशिया अपोस्तोलो बोयारिन के लापता होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो जनवरी 2022 में
इंग्लैंड के डरहम से गायब हो गई थी, लेकिन वह कभी नहीं मिली। उस समय वह ग्रेटर मैनचेस्टर के टेम्साइड में एस्टन अंडरलाइन में रह रही थी और उस साल 14 जनवरी को उन्हें एक आदमी ने गोल्ड रंग की वोल्क्सवैगन पसाट सैलून कार में उठाया था। इसके बाद उन्हें सीसीटीवी फुटेज में एक असदा सुपरमार्केट के अंदर उस आदमी के साथ देखा गया जिसे उस कार का ड्राइवर माना जाता है। फुटेज में वह हरी शॉपिंग बास्केट लेकर स्टोर की शेल्फ पर चीजें देखती दिखती है। उस आदमी का चेहरा टोपी और सर्जिकल फेस मास्क से ढका था और इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी क्योंकि उसका चेहरा कभी साफ दिखाई नहीं दिया। उस जोड़ी ने एलिसिया के बैंक कार्ड का इस्तेमाल अपनी खरीदारी का भुगतान करने के लिए किया और फिर उन्हें वहां से जाते हुए देखा गया। गवाह आगे आए और बताया कि उसे उसी कार में देखा गया था जब वह ग्लॉसअप से डर्बीशायर के चैपल एन ले फ्रिथ की ओर जा रही थी। जब उसने अपने परिवार से संपर्क नहीं किया तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जांच के दौरान पुलिस ने उसके मामले को हत्या की जांच में बदल दिया, भले ही एलिसिया नहीं मिली थी। मार्च 2022 में डेविड एलेक्स टेलर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा किया गया। उसे फिर से मार्च 2024 में ही हिरासत में लिया गया और वर्तमान में वह अभी भी मुकदमे का इंतजार कर रहा है। उसने खुद को निर्दोष बताया है, लेकिन उस पर 2024 में फ्रैंकलैंड की जेल में बंद रहने के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। जिस किसी के पास एलिशिया के मामले से जुड़ी कोई और जानकारी है, जैसे कि उस दिन की अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज, तो उसे पुलिस से 101 नंबर पर संपर्क करना चाहिए। प्राप्त होने वाले सभी सुरागों की जांच की जाएगी। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से ताल्लुक रखने वाली 41 वर्षीय सर्म हेस्लोप मार्च 2021 में लापता हो गई थी, जब वो सायरन सॉन्ग कैटमरैन पर सवार थी, जहां वो और उनके बॉयफ्रेंड रयान बैन शेफ के रूप में काम कर रहे थे। उनकी गुमशुदगी के समय कैटमरैन वर्जिन आइलैंड्स पहुंची थी और 7 मार्च को उन्हें सेंट जॉन द्वीप पर डिनर करते हुए देखा गया था। उन्हें कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण रात 10 बजे तक कैटमरैन पर वापस आना जरूरी था, लेकिन रयान के अनुसार वे उससे काफी पहले ही वापस आ गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि सर्म रात 10 बजे तक सो चुकी थी। जब उन्होंने रात 2:30 बजे फिर सर्म को देखा, वो वहां नहीं थी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने कोस्ट गार्ड से संपर्क करने को कहा और उन्होंने उसी दिन 11:45 बजे संपर्क किया। इसका मतलब था कि सर्म के गायब होने के 9 घंटे बीत चुके थे, जिससे सर्म के परिवार को शक हुआ। अजीब बात यह थी कि पुलिस बोर्ड पर आने के बाद भी कैटामरान की तलाशी नहीं ली गई। 9 दिन बाद सेंट जॉन के एक व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि सर्म के गायब होने वाली रात को उसने उस जगह से चीखने की आवाज सुनी थी जहां कैटामरान खड़ा था और एफबीआई ने हस्तक्षेप किया। फिर सीसीटीवी फुटेज जारी हुई जिसमें कपल रेस्टोरेंट से निकलते दिखे। परिवार ने बताया कि फुटेज में उसके कपड़े आखिरी बार गवाहों द्वारा बताए गए कपड़ों से अलग है। सर्म के मामले में कभी भी किसी को संदिग्ध के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि रायन इससे ज्यादा जानता है जितना वो बता रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके गायब होने और तटरक्षक बल को रिपोर्ट करने में काफी अंतर था। रायन से पुलिस ने औपचारिक पूछताछ नहीं की और अब भी स्पष्ट नहीं है कि वो उसकी गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार है या नहीं। जो भी व्यक्ति सर्म के मामले में और जानकारी दे सकता है, उससे अनुरोध है कि वह क्राइम स्टॉपर्स USVI को 800-222-8477 पर कॉल करे। पहला, एडमंटन पुलिस सेवा ने 24 वर्षीय नातानास मुरास्ती की गुमशुदगी के बारे में अब तक जो जानकारी है उसकी एक टाइमलाइन जारी की है। नातानास मुरास्ती पीटर बैलेंटाइन क्री नेशन की सदस्य हैं, जो कि प्रिंस एल्बर्ट उत्तरी सस्कैचेवान में स्थित है। 9 मई 2025 को गुमशुदगी के वक्त वह दोस्तों से मिलने एडमंटन गई और वहां अन्य दोस्तों के साथ पहुंची थी। नातानास को उस साल 5 मई को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, जब वो कॉन्टिनेंटल इन से लगभग 1:30 बजे रात को बाहर निकली थी। वह अपनी ह्युंडई टूसान कार से निकली थी, जो 8 मिनट बाद वही वापस आई थी। वह फिर रात 2:37 बजे बाहर गई और फिर
उन्हें 156वीं स्ट्रीट और 107वीं एवेन्यू पर स्थित 7-11 में देखा गया, जहां से वह 2:55 बजे रात को निकल गईं। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद वह एडमंटन, शेरवुड पार्क, बकलैंड, नॉर्डेक और लेक लुइस इलाकों से होकर गईं और 6 मई को उनकी कार को ब्रिटिश कोलंबिया में चलते हुए देखा गया। अगले दिन उनकी कार को एक फेरी पर देखा गया जो ननाइमो जा रही थी और 10 मई को वह कार वापस एडमंटन लाई गई। 12 मई को उसे लॉयड मिंस्टर में देखा गया और 3 दिन बाद वह सस्केचेवान के जेम्स स्मिथ क्री नेशन में छोड़ी हुई और फिर से रंगी हुई मिली। वाहन और आसपास की तलाशी ली गई, पर नतानास का सुराग नहीं मिला। वह तब से अपने परिवार के संपर्क में नहीं है। जो कोई भी नतानास के बारे में जानता है या उसकी जांच में और जानकारी जोड़ सकता है, उसे एडमंटन पुलिस सेवा से 78042345667 पर संपर्क करना चाहिए।